हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वृंदावन से एजुकेशन। माई सेल्फ वृंदावन शरण शर्मा। तो आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। किसकी बात करेंगे आज हम? रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक जो है यूनिट है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये एक ऑक्सीकरण प्रोसेस है, मतलब कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। ये क्या करती है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं हम? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन जो है वो एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस। तो यह एक प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो इस प्रोसेस के अंदर जो है जो है गैसों का एक्सचेंज होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इट इज द प्रोसेस ऑफ गैसेज एक्सचेंज। तो एक्सचेंज क्या है? जो है गैस एक्सचेंज होती है। जो रेस्पिरेशन है, जिसे हम ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं, तो ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं हम इसे। रेस्पिरेशन को हिंदी में हम बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं हम? श्वसन। तो जो ये रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है ये दो फेज में होती है। कितनी फेज में होती है? दो फेज में। एक तो है इंस्पिरेशन, एक तो क्या है? इंस्पिरेशन। और एक क्या है दूसरी फेज? एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन। तो यहाँ पर जो है ये दो फेज में होती है हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस। एक तो है एक्सपिरेशन और दूसरी है एक है इंस्पिरेशन और दूसरी है एक्सपिरेशन। तो जो इंस्पिरेशन होती है तो उसका मतलब है वायु को अंदर लेना, यानी कि सांस लेना। तो सांस के मतलब कि O2 को ग्रहण करना इंस्पिरेशन है। एक्सपिरेशन की बात करें तो सांस मतलब कि वायु को बाहर छोड़ना, जो हमारी जो हवा है उसको बाहर छोड़ना। तो यानी कि CO2 को बाहर छोड़ना। ठीक है। तो ये दो प्रोसेस है, इंस्पिरेशन जिसमें हम O2 को अंदर लेते हैं, और जो है एक्सपिरेशन जिसमें हम CO2 को बाहर निकालते हैं। तो ये जो है हमारी रेस्पिरेशन की दो फेज है। अब बात करते हैं हम। देखिए, ये जो इंस्पिरेशन होता है, जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैस होती है। तो जो हम गैस है तो हम देखते हैं कि इंस्पिरेशन के टाइम जो है हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी गैस है जो अंदर जाती है। तो जो है एक तो है N2 नाइट्रोजन, एक जाती है ऑक्सीजन, एक जाती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जो नाइट्रोजन है वो 78% जो है हमारे शरीर के अंदर वायु के साथ जाती है। ऑक्सीजन जो है वो 21% हमारे शरीर के अंदर जाती है। और जो CO2 है वो 0.03% जो है हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो है इंस्पिरेशन के टाइम जो है जाती है। अब बात करें जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तो कौन कौन सी गैसेज कितनी अमाउंट में जो है ये हमारे शरीर से बाहर निकलती है। तो जो नाइट्रोजन है वो तो ज्यों का तो ही जो है बाहर निकल जाती है, यानी जितनी हमने नाइट्रोजन अंदर ली थी उतनी ही हम बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन देखें तो ये 17% यानी कि 4% जो है ऑक्सीजन वो हम कम निकालते हैं। ठीक है। और CO2 की देखें, CO2 की बात करें तो यहाँ पर जो है हमने ली थी कितनी? 0.03% और निकालते कितनी है? 4%। तो इसके बाद में हम बात करें तो रेस्पिरेशन की कर रहे थे, तो ये यहाँ पर हमारे दो फेज हो गए रेस्पिरेशन के। इसके बाद में हम बात करें तो जो हमारी जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है, एक व्यक्ति की जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है, हम जो नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं वो कितनी करते हैं? जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है वो 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट BPM। तो 12 से 16 ब्रीथ हम जो है 1 मिनट के अंदर लेते हैं। ठीक है। ये जो है हमारी नॉर्मल वॉल्यूम है ब्रीथिंग की। इसके बाद में हम बात करें रेस्पिरेशन के टाइप की।
इसके बाद में हम क्या देखेंगे, रेस्पिरेशन के टाइप। तो जो रेस्पिरेशन है वो हमारा दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। तो हमारा जो रेस्पिरेशन है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, टू टाइप्स। तो जो है दो टाइप का होता है हमारा रेस्पिरेशन, जिसमें से पहला टाइप है वो है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जो हमारा दूसरा टाइप है वो है इंटरनल, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है। जो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो होता है हमारा, इट इज द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंजिंग बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड। तो ये जो हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस है वो लंग्स और ब्लड के बीच में होती है, लंग्स और ब्लड के बीच में। यानी जो O2 CO2 का जो एक्सचेंज है वो किस किस के बीच में है, लंग्स एंड ब्लड, लंग्स और ब्लड के बीच में। इंटरनल की बात करें तो ये जो प्रोसेस है ये होती है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, या सेल्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये किस किस के बीच में होती है, ब्लड एंड टिश्यू। और ये वाली प्रोसेस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसके किसके बीच में होती है, लंग्स एंड ब्लड के बीच में। इसके बाद हम देखें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वो होता है लंग्स। क्या होता है वो, लंग्स होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, लंग्स। और जो हमारे जो ऑर्गन होते हैं जैसे कि नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये क्या है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं। यानी कि जो श्वसन नलिका होती है तो उसके जो है ऑर्गन है, जो हमारे नोज है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें वो क्या होता है, हमारा लंग्स होता है। इसके बाद में हम बात करें जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, यानी कि श्वसन नलिका की। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रेस्पिरेशन के जो है दो फेज, रेस्पिरेशन के टाइप। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें किसकी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो इसमें जो है सबसे पहले जो ऑर्गन आता है हमारा वो आता है हमारा नोज एंड नेजल कैविटी, नोज एंड नेजल कैविटी। इसके बाद में जो है वो क्या आता है हमारा, फेरिंग्स। इसके बाद में जो है हमारा लैरिंग्स। जो लैरिंग्स है इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जो हमारे जो है मुंह से आवाज निकलती है वो इसी की वजह से निकलती है। लैरिंग्स जो है यहाँ से, ये हमारी गर्दन में होता है, गर्दन के यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इसलिए जब हम इसको दबा देते हैं ना यहाँ पर लैरिंग्स को, तो हमारी जो है आवाज नहीं निकलती है। तो इसलिए लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, देन है ट्रेकिया, ट्रेकिया। उसके बाद में हम बात करेंगे ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। फिर बाद में है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद में आते हैं हमारे लंग्स, और लंग्स के अंदर जो है प्रेजेंट होती है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। तो ये जो है हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और ये ऑर्गन है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो कौन है, लंग्स। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें पूरे सिस्टम में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, तो वो कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो वो ये होते हैं नोज एंड नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, एल्वियोलाई।
ये सारे क्या है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन है। अब थोड़ा सा डायग्राम बनाकर देखें तो जो है हमारा ऑर्गन्स, तो यहाँ पर हम डायग्राम बनाएंगे थोड़ा सा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। तो ये जो है हमारा यहाँ पर ये तो है ट्रेकिया, क्या है ये ट्रेकिया। ये हमारे हो गए क्या लंग्स, ठीक है, ये क्या है हमारे लंग्स। जो ट्रेकिया होती है उसके अंदर जो है सी शेप्ड में सी शेप के छल्ले पाए जाते हैं। तो उन छल्लों को हम क्या बोलते हैं कार्टिलेज। इन छल्लों को हम क्या बोलते हैं कार्टिलेज। तो ये जो है हमारी ट्रेकिया को सुरक्षित रखने के लिए काम आते हैं। तो ये इनको हम क्या बोलते हैं कार्टिलेज। ये जो है सबसे कमजोर, मतलब कि जितनी भी हमारी जो हड्डियां होती है सबसे कमजोर हड्डी होती है कार्टिलेज। कार्टिलेज तो ये क्या काम आती है जब हमारे ट्रेकिया के अंदर, जब जो है श्वास नली के अंदर जो है हमारे ट्रेकिया के अंदर जब वायु प्रेजेंट नहीं होती है, यानी वायु नहीं होती है, तो उस समय ये जो ट्रेकिया है नली का कार होती है, नली होती है। तो जब ये वायु नहीं होगी तो ये जो है इस ट्रेकिया का चिपकने का जो है खतरा रहता है। तो ये जो कार्टिलेज है ये उसे चिपकने से बचाते हैं, यानी कि ये क्या है मदद करते हैं नली को जो है चिपकने, यानी कि बंद करने से रोकते हैं। तो इनका ये जो है महत्वपूर्ण फंक्शन है कार्टिलेज का। ये सी शेप की होती है, सी शेप की कार्टिलेज जो है ये सी शेप की होती है। यहाँ पर जो है ये ट्रेकिया आ रही है, यहाँ पर एक ही नली होती है। इसके बाद में ये जो है दो भाग में बट जाती है। तो ये जहाँ से दो भाग में बटती है इसको बोलते हैं हम ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं हम इसको ब्रोंकाई। यहाँ पर जो है हमारा इन दोनों लंग्स के बीच में यहाँ पर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, हार्ट होता है। और यहाँ पर डायफ्राम होता है। डायफ्राम जो है ब्रीथिंग मसल्स है, जो डायफ्राम है वो हमारी ब्रीथिंग मसल्स होती है। तो ये जो है हमारा डायफ्राम है यहाँ पर। तो ये डायफ्राम होता है, तो इसका काम क्या है, इसका भी जो है श्वसन के लिए बहुत बड़ा योगदान है। तो ये जो हमारा डायफ्राम है यहाँ पर डायफ्राम, यहाँ पर ये ब्रोंकाई होगी। अब ये जो ब्रोंकाई है ये और भागों में बट जाती है आगे जाकर, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम जिनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ये जो ब्रोंकाई है ये और भागों में बट जाती है जिनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। तो ये जो है ये और भागों में बट गई, तो इनको बोलेंगे हम ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे हम इनको ब्रोंक्यूल्स। और ये जो ब्रोंक्यूल्स के ऊपर ये जो गुच्छे के जैसे संरचना है, स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलेंगे एल्वियोलाई। तो जो हमारी जो गैस एक्सचेंज की प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है एल्वियोलाई के अंदर। कहाँ पर होती है एल्वियोलाई के अंदर। ये जो है हमारा लंग्स हो गए, ये दोनों लंग्स है। ये जो लंग्स है ये जो है ये इसके अंदर मेम्ब्रेन होती है। जो लंग्स है इसके चारों तरफ जो है ये एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहता है लंग्स हमारा, जिसे हम प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम जिसे प्लूरा।
क्या बोलते हैं, जिसे हम प्लूरा बोलते हैं। तो जो हमारा जो प्लूरा है, जो प्लूरा की जो आउटर लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं पार्शियल पार्शियल प्लूरा। क्या बोलते हैं हम इसे, पार्शियल प्लूरा। और इसके बाद में जो हमारी जो दूसरी लेयर होती है प्लूरा की, जिसे बोलते हैं हम विसरल प्लूरा। क्या बोलते हैं हम जिसे, विसरल प्लूरा। आपको आया ये डायग्राम समझ में? थोड़ा सा फिर से बताता हूं मैं। देखिए जो है हमारे ये जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डायग्राम है। यहाँ पर ये जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन है कि कौन कौन से ऑर्गन जो है रेस्पिरेशन के लिए काम आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम आते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने डायग्राम के द्वारा समझा था। तो जो है हमारी जो पूरी गैस एक्सचेंज की जो प्रोसेस होती है वो किसके अंदर होती है, एल्वियोलाई से, एल्वियोलाई के अंदर। हमने देखा था जो हार्ट के अंदर देखा था हमने, जो हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ पर आ रहा था, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो है हमारे लंग्स के अंदर आ रहा था। तो लंग्स के अंदर भी कहाँ आता है, ये एल्वियोलाई के अंदर। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके जाता है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड होके जाता है, तो वो एल्वियोलाई से होकर जाता है। तो जो है हमारा यहाँ से जब हम श्वास लेते हैं तो जो है हमारी ऑक्सीजन जो है O2 आती है। तो O2 कहाँ पर आती है, एल्वियोलाई के यहाँ पर। तो एल्वियोलाई के यहाँ पर जो है ब्लड प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर ब्लड प्रेजेंट रहता है। एल्वियोलाई के यहाँ पर ब्लड प्रेजेंट रहता है और ब्लड के अंदर क्या होती है, हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है, ऑक्सीजन को लेगी, यहाँ से क्या लेगी, ऑक्सीजन को लेगी, ऑक्सीजन को लेकर जाएगी हीमोग्लोबिन, और क्या देकर जाएगी, CO2 को देकर जाएगी। तो जो CO2 है वो वापस आ जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा जो है हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो हमने जो देखे थे रेस्पिरेशन के दो टाइप्स देखे थे। रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स देखे थे, दो। इसमें एक तो था एक्सटर्नल और एक था, दूसरा कौन सा था, इंटरनल। तो जो है हमारी एल्वियोलाई यानी कि लंग्स और ब्लड के बीच में जो आदान प्रदान हुआ था, यानी कि यहाँ से जो हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन जो है ली और CO2 दी। तो ये जो वाली जो प्रोसेस है एक्सचेंज वाली, ये कौन सी जो है, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुई। कौन सी प्रोसेस हुई यहाँ पर, एल्वियोलाई के यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हुई, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसके बाद में जब ब्लड जो है हीमोग्लोबिन चला जाएगा, ब्लड जो है, ब्लड मतलब हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लेकर जब हमारी बॉडी की जो सेल्स है, बॉडी टिश्यू है, उनके पास लेकर जाएगा, तो वो कौन सा जो है प्रोसेस हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इंटरनल रेस्पिरेशन। कौन सा हो जाएगा, इंटरनल रेस्पिरेशन। हमने देखा था एक्सटर्नल किसके बीच में होता है, लंग्स और ब्लड के बीच में, और हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन किसके बीच में होता है, ब्लड और जो है बॉडी की जो है टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो जो हमारा जो डायफ्राम है, इसको हम ब्रीथिंग मसल्स भी बोलते हैं। क्या होता है ये, डायफ्राम ब्रीथिंग मसल। जो हमारी ब्रीथिंग मसल्स होती है वो दो होती है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। जो ब्रीथिंग मसल्स है हमारी, ब्रीथिंग मसल्स की बात करें, ब्रीथिंग मसल्स यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो ब्रीथिंग मसल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ब्रीथिंग मसल्स जो है वो कौन कौन सी है, एक तो है हमारी इंटरकोस्टल सेल, इंटरकोस्टल, और दूसरी है हमारी डायाफ्राम। तो दूसरी कौन सी है हमारी, डायाफ्राम। अब देखिए डायाफ्राम क्या कार्य करती है। तो यहाँ पर देखिए डायाफ्राम का क्या रोल है रेस्पिरेशन के अंदर, डायाफ्राम का रोल क्या है। तो जो डायाफ्राम है, ये जब हम इंस्पिरेशन करते हैं यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो उस समय जो है ये डायफ्राम अपने जो है अपने लेवल में आ जाता है। ये जो डायफ्राम है, ये जैसे ये इस प्रकार से है, जो हमारा डायफ्राम ये यूं सीधा हो जाता है, यानी कि अपने लेवल में आ जाता है। तो जिससे कि क्या है, हमारे फेफड़े नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अब जो है
फेफड़े नीचे आ जाएंगे तो हमारे जो लंग्स है इनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि ये वापस अपनी जो है पुरानी अवस्था में आ जाए, यानी पुरानी जो जो पोजीशन है उसमें आ जाए। तो ये जो डायफ्राम है ये इनको क्या है, धक्का देंगे। तो पुरानी अवस्था में वापस आने के लिए क्या है, ये धक्का देंगे, जिससे कि हम एक्सप्रेशन कर पाते। यानी कि जब हम इंस्पिरेशन करेंगे तो ये जो डायफ्राम है ये अपने लेवल में आ जाएगा। जब ये डायफ्राम अपने लेवल में आ जाएगा तो ये जो लंग्स है वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, जब लंग्स नीचे आ जाएंगे तो ये जब वापस हम एक्सप्रेशन करेंगे तो इस समय ये जो डायफ्राम है वो धक्का देगा, लंग्स में क्या देगा, धक्का देगा, जिससे कि एक्सप्रेशन हो पाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। इसके बाद में हम देखें थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन नली, यहाँ पर क्या है, एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है। एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, ब्लड। ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या लेता है, ऑक्सीजन को लेता है और CO2 देता है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ऑक्सीजन को लेता है और CO2 देता है। तो यहाँ पर क्या है, कभी जो है जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है तो वो ऑक्सीजन को तो चाहता है, ऑक्सीजन को तो चाहता है, लेकिन वो CO को भी चाहता है। CO को ऑक्सीजन से ज्यादा चाहता है। मतलब कि समझ रहे ना आप, मतलब कि एक प्रेमी है, वो अपनी प्रेमिका को तो चाहता है लेकिन साथ में उसकी सहेली को भी चाहता है। क्या, उसकी सहेली को भी चाहता है। तो जो है वो सहेली को बल्कि ज्यादा चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है O2, तो जो हीमोग्लोबिन है हमारा वो O2 को तो चाहता है लेकिन CO को ज्यादा चाहता है। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे धुएं के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ पर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हमें कहाँ से मिलता है, धुएं से। तो जब हम जो है, जब हम धुआं के संपर्क में आते हैं, तो धुआं के संपर्क में आते हैं तो जो हम इंस्पिरेशन करते हैं, मतलब जब हम श्वास लेते हैं तो जो श्वास है मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो है हमारे इंस्पिरेशन के टाइम हमारे फेफड़े के अंदर आ जाएगा, लंग्स के अंदर आ जाएगा, एल्वियोलाई के अंदर आ जाएगा। तो एल्वियोलाई के अंदर आ जाएगा तो ये हीमोग्लोबिन जो है, जो O2 को ग्रहण कर रहा था, वो O2 को ग्रहण नहीं करेगा, किसको ग्रहण करेगा, CO को, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड को। अब कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्रहण करेगा तो लेकर बॉडी तक, बॉडी के जो टिश्यू है वहां तक क्या लेकर जाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को ही लेकर जाएगा। तो जिससे हमारे बॉडी के जो टिश्यू है वहां पर क्या ज्यादा हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही जो है फिर डेंजरस स्थिति हो जाएगी हमारी बॉडी के लिए। इसके बाद में हम बात करें थोड़ी सी, देखिए यहाँ पर रेस्पिरेशन का काम कौन कर रहा था, डायाफ्राम। कौन कर रहा था यहाँ पर, डायाफ्राम। अब देखिए जो प्रेग्नेंट वुमन होती है, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो है डायफ्राम काम नहीं करता है, वर्क नहीं करता है। प्रेगनेंसी के समय जो है हमारा डायफ्राम जो है वुमेन के अंदर जो है काम नहीं करता। तो उस समय जो डायफ्राम का रोल कौन प्ले करता है, रिब्स कौन करती है, जिसे हम पसलियां बोलते हैं। तो रिब्स जो है डायफ्राम का काम करती है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, प्रेगनेंसी के समय। ठीक है, यहां तक आप लोगों को आया समझ में। इसके बाद में हम देखते हैं थोड़ा सा एपिग्लोटिस के बारे में। किसके बारे में देखेंगे हम, एपिग्लोटिस के बारे में। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एपिग्लोटिस जो एक ही बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जो है शरीर के लिए। यदि एपिग्लोटिस नहीं होगा तो हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे एपिग्लोटिस के बारे में। एपिग्लोटिस है क्या, एपिग्लोटिस के बारे में हम, जो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यानी कि जो श्वसन नलिका है, तो वो खाने वाला जो मतलब कि जहां से हम भोजन, डाइजेस्टिव ट्रैक और जो है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, आधे रास्ते तक क्या होता है, सेम होता है, समान होता है। यहाँ पर क्या है हमारी फेरिंग्स। तो जो है हमारा एपिग्लोटिस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये जो है हमारा एयरवे है,
यानी कि जो एयर वाला रास्ता है हमारा, और ये जो है हमारा फूड वाला रास्ता है। तो यहाँ से होकर के जो है हमारा, जब हम भोजन करते हैं तो ये जो हमारा भोजन है वो इस रास्ते से जाता है, और जब हम श्वास लेते हैं वो इस रास्ते से जाता है। तो देखिए जो एपिग्लोटिस है ये क्या कार्य करता है, इसका रोल क्या है श्वसन के अंदर। तो एपिग्लोटिस जो है, जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेते हैं तो ये जो एपिग्लोटिस है वो क्या है, इधर शिफ्ट हो जाता है। जो एपिग्लोटिस है वो हमारा इधर शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो श्वास है, जो हमारी वायु है, वो O2 जो हम लेते हैं वो सीधा इधर आ जाता है, इधर नहीं जाता है, यानी कि भोजन वाले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नहीं जाता है, वो किधर आ जाता है, हमारे एयरवे के अंदर ही आ जाता है। ठीक है। अब जब तो ये इस काम करता है, यानी कि जो जिसको जहां जाना होता है, मतलब जैसे वायु को एयरवे के अंदर ही जाना होता है, तो इसको जो है एयरवे को, जो हमारी वायु होती है ऑक्सीजन है, उसको एयरवे के अंदर पहुंचाता है। जब हम भोजन करते हैं, अब भोजन करते हैं तो भोजन भी इसी रास्ते से आएगा हमारा। अब भोजन, अब देखिए भोजन आया, अब यदि एपिग्लोटिस नहीं होगा तो भोजन एयरवे के अंदर भी जा सकता है। अब एयरवे के अंदर चला जाएगा हमारा भोजन, तो फिर क्या हो सकता है, तो एयरवे के अंदर जो है रुक जाएगा हमारा एयरवे, हम श्वास नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए ये एपिग्लोटिस जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ये एपिग्लोटिस शिफ्ट हो जाएगा, ये एपिग्लोटिस शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा जो भोजन है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ही जाएगा। तो ये जो एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस क्या काम करता है, इनके रोकने के लिए। तो इसलिए जब कभी कभी जो है हम बातचीत करते हैं, खाना खाते समय जो है हम बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं, तो उस समय जो है हम हमारे साथ साथ में, जब हम खाने के साथ साथ में वायु भी आ जाती है, हवा भी आ जाती है, तो ये जो एपिग्लोटिस है, ये एपिग्लोटिस जो है वो असमंजस में पड़ जाता है। तो ये सोचने लगता है कि वायु को जाने दूं या फिर भोजन को जाने दूं, तो ये कुछ नहीं करता है। तो ये जो एपिग्लोटिस है, जब हम खाना खाते हैं और बात भी कर रहे होते हैं, तो उस समय अब वायु भी आ रही है और भोजन भी आ रहा है, तो ये दोनों काम जो है एक के साथ में नहीं होते कभी भी। जो हमारी जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस और जो हमारी खाने वाली जो प्रोसेस है, तो जो खाने की और रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है एक साथ में नहीं होती है कभी भी। तो जब खाना खाते समय जो है हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो थोड़े समय के लिए रुक जाएगी, थोड़े समय के लिए रुक जाएगी, ठीक है। तो इसलिए दोनों जो प्रोसेस होती है वो एक साथ में नहीं होती है। तो अब जैसे कभी कभी हम खाना खाते समय जो है बातचीत करने लग जाते हैं, तो बातचीत करते समय जो है हमारे साथ हवा भी जो है हमारे जो है प्रवेश कर जाती है, खाने के साथ साथ में हवा भी आएगी। अब ये जो एपिग्लोटिस है वो समझ नहीं पाता कि हवा को जाने दे या भोजन को जाने दे, तो वो क्या है, तो फिर उस समय क्या है, हमारे जो एयरवे के अंदर है जो फूड फंसने का खतरा रहता है। तो कभी कभी हमारे जो है तो खांसी आ जाती है हमें, तो वो किस वजह से आती है, वो इसी वजह से आती है कि एयरवे के अंदर जो है हमारा जो है भोजन चला गया। तो कभी कभी जो है ये जो जब फंस जाता है, जब भोजन एयरवे के अंदर चला जाता है, फंस जाता है, तो ये नाक के द्वारा या फिर मुंह के द्वारा, खांसी के द्वारा जो है ये जो है अपने आप ही बाहर आ जाता है, और कभी कभी तो जो है यहाँ पर फंसा रह जाता है, जिससे हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। ठीक है, तो एपिग्लोटिस का फंक्शन समझ में आया आप लोगों के। जो एपिग्लोटिस है, अब देखिए जो है, अब इसको कैसे पता चलेगा कि भाई हवा आ रही है या भोजन आ रहा है। तो ये सारा काम जो है एपिग्लोटिस को समझाने का कि हवा आ रही है या भोजन आ रहा है, ये सारी जो है सूचना वो ये सारी कौन करता है, ब्रेन करता है। तो ब्रेन ये है जो इसको सूचना देता है कि अब भोजन आ रहा है, मतलब कंट्रोल करता है, एपिग्लोटिस को कंट्रोल करता है। तो कौन करता है, ब्रेन। एपिग्लोटिस को कंट्रोल कौन करेगा, ब्रेन, ठीक है, ब्रेन करता है। यहां तक आप लोगों को आया समझ में। अब थोड़ी सी हम बात करें यहाँ पर जो है हम ब्रीथिंग लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। तो ब्रीथिंग के समय जो है हम
नॉर्मल कितनी जो है वायु ग्रहण करते हैं, मतलब कि ब्रीथिंग के समय जो है हम कितनी जो है वायु हम अंदर ग्रहण करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं। तो जो ब्रीथिंग है, तो नॉर्मल जो ब्रीथिंग होती है, नॉर्मल ब्रीथिंग वो कितनी होती है 600 वो सॉरी 500 ml कितनी होती है 500 ml, जो जिसे हम टाइडल वॉल्यूम भी बोलते हैं। टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है 500 ml, यानी कि जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं तो उस समय जो है हम 500 ml जो है वायु ले सकते हैं, ठीक है। और टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें, टोटल लंग कैपेसिटी तो ये कितनी होती है टोटल लंग कैपेसिटी, ये होती है 6000 यानी कि 6000 ml, यानी कि पूरी जो है शक्ति के साथ हम श्वास लेते हैं। तो ये जो हमने पूरी लंबी जो है हमने रेस्पिरेशन की, तो ये जो है ये टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि 6000 ml जो है हम ले सकते हैं, ठीक है, टोटल ml। और नॉर्मल ब्रीथिंग के समय हम कितनी लेते हैं 500 ml यानी कि 500 ml। इसके बाद में हम बात करें थोड़ी सी इसके फंक्शंस की। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमने समझा यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। अब बात करते हैं हम इसके फंक्शन की। तो इसके कौन कौन से फंक्शन हैं, तो यहाँ पर हम देखें फंक्शन। तो जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो तो यही रहेगा गैस एक्सचेंज का, एक्सचेंज गैस। गैस एक्सचेंज का जो है इसका मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज गैस। अब दूसरे फंक्शन की बात करें वो क्या होता है वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग एयर। मतलब एयर को ह्यूमिडिफाई करने का काम करता है, यानी कि जो हमारी एनवायरनमेंट के अंदर जो एयर होती है वो मॉइस्ट भी हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है, और जो है वार्म भी हो सकती है, कोल्ड भी हो सकती है। तो जो है हमारी वायु तो कैसी भी जो है हो सकती है। तो ये जो है एयर को ह्यूमिडिफाई करने का काम करती है कौन, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारे एयर को ह्यूमिडिफाई करने का काम करता है। एक्सचेंज गैस, गैस एक्सचेंज का काम तो करता ही है। इसके बाद में हम बात करें थर्ड फंक्शन है वो है वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन मतलब कि स्पीच का। तो स्पीच का काम जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। तो जिसे स्पीच के लिए कौन उपयोगी है, लैरिंग्स हमारा जो जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो वॉइस बॉक्स लैरिंग्स जो वोकलाइजेशन स्पीच के लिए मददगार है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन आता है वो आता है ऑलफैक्टरी। ऑलफैक्टरी की बात करें तो स्मेल के लिए, सेंस ऑफ स्मेल। तो जो हमें स्मेल आती है वो किसके द्वारा आती है, नोज। हमारी जो नोज है, नेजल कैविटी है, इसके द्वारा हम स्मेल का पता लगाते हैं। तो इसका ऑलफैक्टरी फंक्शन भी है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसके बाद में हम बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ डस्ट, डस्ट के प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंशन ऑफ डस्ट। तो जब हमारे शरीर के अंदर जब हम वायु लेते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, तो कभी कभी जो डस्ट पार्टिकल्स है, प्रिवेंशन ऑफ डस्ट, तो जो डस्ट पार्टिकल्स है उससे हमें बचाने का कार्य जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। इसके बाद में जो है हमारा डिफेंस, डिफेंस के लिए भी काम करता है ये डिफेंस। अब डिफेंस के लिए यहाँ पर डिफेंस फंक्शन, डिफेंस फंक्शन के लिए जो है हमारी लंग्स के अंदर जो है मास्ट सेल प्रेजेंट होती है। क्या होती है, मास्ट सेल प्रेजेंट होती है। और एल्वियोलाई के अंदर होती है एल्वियोलाई लिम्फोसाइट। क्या होती है, एल्वियोलाई लिम्फोसाइट। तो जो हमारी मास्ट सेल होती है, जो एल्वियोलाई लिम्फोसाइट होती है, ये तो लिम्फोसाइट की तरह काम करती है। तो लिम्फोसाइट क्या काम करती है भाई, प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे
जो है लंग्स के अंदर आ जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है, तो उससे ये जो है एल्वियोलाई लिम्फोसाइट हमारी जो है प्रिवेंट करने का काम करती है। और जो हमारी मास्ट सेल होती है, वो एलर्जी जो पार्टिकल्स होते हैं, एलर्जी के लिए हाइपर सेंसिटिविटी का काम करती है। क्या? ये मास्ट सेल जो होती है, ठीक है। तो डिफेंस फंक्शन भी होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो डिफेंस का भी ये काम करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद में हम बात करें सोलोइंग मतलब कि निगलने का। तो सोलोइंग डिग्लूटिशन, जिसे हम बात करते हैं डिग्लूटिशन, तो डिग्लूटिशन में भी इसका अहम रोल होता है, सोलोइंग डिग्लूटिशन, ठीक है। तो जो हमारा जब हम जो है भोजन करते हैं, तो उस समय जो हमारी श्वास नली है वो रुक जाती है, मतलब श्वास जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है थोड़ा सा रुक जाता है। तो वो जो थोड़ा सा रुकता है उस स्थिति को हम कहते हैं डिग्लूटिशन एपनिया। तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? डिग्लूटिशन एपनिया, ठीक है। जब हम भोजन करते हैं उस समय जो हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो रुक जाती है थोड़ी सी, क्योंकि भोजन करते समय मैंने अभी बताया था आपको कि भोजन करते हैं तो उस समय हम श्वास वाली जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होती है, रुक जाती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिग्लूटिशन एपनिया। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिग्लूटिशन एपनिया। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जो है ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपको समझ में आया होगा। और आप लोग जो है हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों को जो है वीडियो कैसी लगी।